और अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां आतंकी साए में चुनाव चल रहा है। चुनाव के दौरान आतंकवादी बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल इतने मुस्तैद और चाक चौबंद हैं कि आतंकियों और उनके आकाओं की कोई प्लानिंग वहां काम नहीं होने दे रहे हैं। आपको हम अब बारामूला में आतंकियों के साथ सेना के एनकाउंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। बारामूला में एक स्कूल की बिल्डिंग में आतंकी जा छिपे थे। उनमें एक आतंकी स्कूल की इमारत से निकलकर जंगल में भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि स्कूल के अंदर क्या चल रहा है। सेना उसे पल पर ड्रोन से देख रही थी, उसे मॉनिटर कर रही थी, उस पर नजर बनाए हुए थी। जैसे ही आतंकी ने भागने की कोशिश की, सेना के जवान उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। गोली लगते ही वो नीचे गिरता है, आप देखिए किस तरह से, और उसके बाद वो थोड़ी दूर पर भागने की कोशिश करता है। उसकी गन भी हाथ से गिर जाती है और सेना पर फिर से फायर करने की वो कोशिश करता है गन को संभाल कर, लेकिन तब तक कई गोलियां उसका काम तमाम कर देती हैं और स्कूल की बाउंड्री वॉल के करीब जाकर वो दम तोड़ देता है। अब सोचकर देखिए, अगर सेना इतनी मुस्तैद नहीं होती तो ये आतंकी स्कूल की बाउंड्री वॉल फांद कर वहां से भाग निकलता और फिर चुनाव में आतंकी हमले का खतरा कितना बढ़ जाता। सेना और आतंकियों के बीच बारामूला में यह मुठभेड़ 14 सितंबर को हुई थी। आतंकी साजिशों के बीच जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है। आज पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। पहले चरण में 18 तारीख को 24 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 18 सीटों में से 16 सीट कश्मीर घाटी में हैं और 8 सीट जम्मू रीजन में मौजूद हैं। कश्मीर घाटी में पहले चरण में जिन 18 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनापोरा, शोपियां, डीएचपोरा, कुलगांव, देवसर, दोरू, कोकेरनाग एसटी, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, बिजबेहारा, शंगस अनंतनाग ईस्ट और पहलगाम की सीटें शामिल हैं। कश्मीर घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस बार उन्हें इंजीनियर राशिद की एआईपी और जमात समर्थित निर्दलीय कैंडिडेट से कड़ी टक्कर मिल रही है, जो निश्चित तौर पर उन्हीं के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। वहीं पहले चरण में जम्मू रीजन की जिन 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें इंदरवाल, किश्तवाड़, पेडर, नागसेनी, भद्रवाह, डोडा, डोडा वेस्ट, रामबन और बनिहाल विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। जम्मू रीजन में बीजेपी की मजबूत पकड़ है। अगर साल 2014 के चुनाव नतीजों की बात करें तो 6 सीट बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ बनिहाल सीट पर जीत मिली थी। पैडर नागसोनी सीट पर पहली बार परिसमन के बाद चुनाव हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की आज जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ 3 चुनावी रैलियां हैं। पहली रैली पडेर, दूसरी किश्तवाड़ और तीसरी रामबन में है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो धारा 370 हटाई थी वो अब इतिहास का पन्ना हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अब 2 विधान, 2 प्रधान और 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। यहां अब सिर्फ और सिर्फ तिरंगा फहराएगा। किश्तवाड़ में आज अमित शाह ने एनसी कांग्रेस गठबंधन पर भी सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बीजेपी सरकार पाताल में दफन कर देगी। किसी की हिम्मत नहीं कि वो भारत में आतंकवाद फैलाने की जरूरत कर सके। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला और कहा ये लोग फिर से आतंक से लैस जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। अमित शाह ने सवाल पूछा कि जब कश्मीर घाटी खून से लथपथ हो गई थी तो फारूक अब्दुल्ला कहां थे। उन्होंने एनसी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नेहरू, गांधी और अब्दुल्ला परिवार ने यहां घाटी में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाया है। 2 झंडे फिर से लाना चाहते हैं। पादर वाले बताए मुझे, आप सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? 2 दरबार फिर से लाना चाहते हैं, सहमत है क्या? और 2 संविधान फिर से लाना चाहते हैं, आप सहमत है क्या? भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन ये हमेशा से आतंकवाद का पोषक रहा। जब जब घाटी में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, इसको आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। याद करिए 90 के दशक को। मैं आज यहां से पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला जी को, आप मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी के साथ समझौता कर कर चुन कर आए। जब हमारी पूरी कश्मीर घाटी, हमारी ये पहाड़ियां आतंकवाद से, खून से लथपथ हो गई, आप कहां थे? कहां थे? आए तो पूछना जरूर। मैं बताता हूं, वो
लंदन में सर गर्मियों का वैकेशन करने चल गए थे मित्रों, लंदन में गर्मियों का वैकेशन। जिन्होंने, जिस गठबंधन ने नेहरू परिवार, गांधी परिवार और अब्दुल्ला परिवार, जिन्होंने यहां पर आतंकवाद फैलाया, वो फिर से आपके आशीर्वाद लेना। बेदखल किया, आतंकवाद फैलाया, आरक्षण को रोक कर रखा, माताओं बहनों के आरक्षण को भी रोक कर रखा। वो एनसी कांग्रेस को फिर से लाना चाहते हैं आप? जोर से बोले, चाहते हैं क्या? नहीं लाना है। अमित शाह के निशाने पर आज कश्मीर के वो नेता थे जो चुनाव प्रचार में धारा 370 की वापसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अमित शाह ने इसे लेकर आज उमर अब्दुल्ला पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि धारा 370 सिर्फ केंद्र में बैठी सरकार वापस ला सकती है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला क्यों जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? धारा 370 का सपना देखना छोड़ दें, उससे किसी का भला नहीं होने वाला। कोई हारने वाली पार्टी के साथ बैठता है क्या? बैठता है? बैठना चाहिए। और ये लोग क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार, जनता को? ये कहते हैं हम धारा 370 वापिस ला देंगे। भाई मुझे बताओ, दिल्ली में किसकी सरकार है? अरे जोर से बोलो, किसकी है? तो मुझे बताओ अब्दुल्ला साहब, अब 370 कहां से वापिस लाओ? ये कहते हैं हम गुर्जर पहाड़ियों का आरक्षण ले लेंगे। अरे दिल्ली में किसकी सरकार है? मैं कह कर जाता हूं, ना आतंकवाद वापिस आएगा, ना 370 वापिस आएगी, ना गुर्जर और पहाड़ियों का आरक्षण हम जाने देंगे। मेरी बात। और उमर अब्दुल्ला साहब, मैं आपको दिल्ली से देखता रहता हूं। कभी आप कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि कहां से जीतोगे इसका विश्वास नहीं। कभी गंदरबल से लड़ने की बात करते हो, सामने कोई युवा खड़ा हो जाता है तो कहते अब मैं 2 सीटों से लड़ूंगा। जहां से लड़ना हो लड़ो। उमर अब्दुल्ला जी, आपकी हार इस बार निश्चित है। घाटी की क्षमता आपको। मैंने अभी एक एनसी के प्रत्याशी का निवेदन सुना है। 4 तारीख के बाद हम आपका हिसाब किताब करेंगे। भैया ठिकाना बता देना, कहां करना है हिसाब किताब, हम उपस्थित हो जाएंगे। ना आप गुर्जरों का अपमान कर सकते हो, ना पहाड़ियों का, ना किसी को डरा सकते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी की भी हिम्मत नहीं है। बदला क्या, बाद में भाषण करने की किसी की हिम्मत नहीं रहेगी। ऐसे परिणाम आए। अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने और डीलिमिटेशन के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है। इस बार कुल 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें कश्मीर घाटी में 47 सीटों पर 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे और जम्मू के 43 सीटों पर वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में कुल 88.7 लाख वोटर हैं, जिनमें पुरुष 44.89 लाख, महिला वोटर 43.83 लाख हैं। जम्मू कश्मीर में एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 9 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। एससी के लिए रिजर्व सभी 7 सीटें जम्मू डिवीजन में आती हैं। और जम्मू कश्मीर में इस बार सरकार किसकी बनेगी, दारोमदार बहुत हद तक एससी और एसटी वोटर्स पर भी निर्भर करेगा। दरअसल जम्मू रीजन में एससी 18% और कश्मीर रीजन में 1% से कम है। जम्मू कश्मीर की 37 सीटों पर एससी एसटी वोटर हार जीत का फैसला करते हैं। 16 सीट ऐसी हैं जहां एससी एसटी का असर 15 से 20% तक है और जम्मू डिवीजन की 20 सीटों में 20 से 42% तक एससी वोटर मौजूद हैं। 2024 के इलेक्शन नतीजों के आधार पर अगर देखें तो इन 20 में से 17 सीटों पर बीजेपी को लीड मिली थी, जबकि 2 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर एनसी को लीड मिली थी। इनमें आरएसपुरा सीट पर कांग्रेस को 7,000 वोटों से, सुचेतगढ़ सीट पर कांग्रेस को 5,000 वोट की लीड मिली, जबकि नौशेरा में एनसी को 3,000 वोटों की लीड मिली थी। मतलब जम्मू रीजन के एससी वोटर्स ने
लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया था। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। अपने दम पर सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 46 सीटें चाहिए। जम्मू डिवीजन में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि घाटी में एनसी कांग्रेस और पीडीपी के सामने निर्दलीय उम्मीदवार कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि एनसी कांग्रेस अगर जीते तो घाटी में दोबारा आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। अगर उनकी सरकार बनी तो आतंकवादियों को जेलों से छोड़ दिया जाएगा, पत्थरबाजों को फिर से बढ़ावा मिलेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार अगर आती है तो आतंकवाद को इतना नीचे दफन कर देंगे कि फिर कभी वो बाहर आ ही नहीं पाएगा। भाजन के दिन देखे, 90 में आतंकवाद के दिन देखे। चंद्रकांत शर्मा हो या परिहार बंधु हो, वो सभी ने कुर्बानियां दी। आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। मैंने जानबूझ पर कहा था मेरी पहाड़ियों में सभा जरूर लगाना। अभी अभी 90 की तरह प्रयास हो रहे हैं यहां आतंकवाद को फिर से मजबूत करने के। एनसी कांग्रेस ने कुछ वादे भी ऐसे किए हैं, उनकी सरकार आएगी तो इन आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं आज मां के स्थान के सामने आप लोगों को कहकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की भूमि पर आतंकवाद को फंसाना। 303 की पुरानी भारी राइफलों की जगह इनको एसएलआर से लैस कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक ऐसी सुरक्षा ग्रिड भी खड़ी कर रहे हैं, जितने लोगों को आने की इच्छा हो कहीं से भी आ जाए, सबका अंत यही पहाड़ियों में करने का काम हमारी सेना और हमारे जवान करेंगे। अमित शाह के धारा 370 वाले बयान का जवाब आज फारूक अब्दुल्ला ने दिया। उन्होंने कहा कि धारा 370 जरूर वापस लाएंगे, इसके लिए चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े। दरअसल लोकसभा चुनाव से ही कांग्रेस एनसी की पकड़ कमजोर हो रही है। अब इंजीनियर राशिद की पार्टी भी मैदान में उतर गई है। जमात इस्लामी ने भी कई सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर दिया है। इससे अब्दुल्ला फैमिली की टेंशन बढ़ना लाजमी है। लिहाजा वो धारा 370 के नाम पर एक इमोशनल कार्ड खेलकर चुनावी वैतरणी को पार करना चाह रहे हैं। ये हम लोगों को लूटने की स्ट्रैटेजी है, हम लोगों को डिवाइड करने की स्ट्रैटेजी है, हमारी माँ बहनों की इज्जत बेचने की स्ट्रैटेजी है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि 370 वापस लाने के लिए मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। सब कुर्बानी देने के तैयार है इंशाल्लाह। हम लोग लड़ेंगे इसके लिए। हम तलवार और बंदूक और पत्थर से ही लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में फिर से वापस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 वर्डिक्ट हमारे हाथ में दिए हैं, इसमें ये कहा कि परमानेंट है। हम वापस फिर से जाएंगे और जाते रहेंगे जब तक ये वापस नहीं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कल शाम 4:30 बजे केजरीवाल दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद केजरीवाल इस्तीफा सौंपेंगे। कल मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान केजरीवाल ने कल किया था। कहा था कि 2 दिन में वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद नया सीएम जो है वो चुना जाएगा। तो भास्कर मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। भास्कर, जो लोग ये कह रहे थे कि देखिए अभी तो सस्पेंस बरकरार है, इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, तो अब फाइनली हो गया है कि केजरीवाल तो इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से घोषणा की थी अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने कहा था कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद ये कयास लगाने लग गया था या कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये आरोप भी लगाया गया था कि पता नहीं 2 दिन बाद क्या करेंगे। तो 2 दिन बाद अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं, ये तय हो गया है। एलजी से उन्होंने समय मांगा था, एलजी ऑफिस ने 4:30 बजे का समय दिया है। मंगलवार 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल एलजी हाउस पहुंच जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और इसी के साथ साथ ये भी तय मानिए कि ये भी साथ में हो सकता है कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे उसका लेटर भी उसी वक्त दिया जा सकता है। तो कल का दिन महत्वपूर्ण है।
अरविंद केजरीवाल जो फैसला लिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे और मनीष सिसोदिया के अलावा कोई और मुख्यमंत्री होगा, वो कल 4:30 बजे के बाद वो तय हो जाएगा, वो नाम कौन होगा, और साथ ही अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी तय हो जाएगा। तो जो कयास लगाए जा रहे थे वो सब खत्म हो गया। एक तरह से ये मान के चलें कि कल अरविंद केजरीवाल 4:30 बजे तक इस्तीफा दे देंगे और नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे इसका भी ऐलान उस वक्त तक संभव है। बिल्कुल, और अभी अटकलें यही घूमती रहेंगी कि नया नाम वो कौन होगा, कोई सरप्राइज एलिमेंट होगा, कोई शौक आएगा इस्तीफे की तरह से, या फिर जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं रेस में उन्हीं को कमान मिलेगी। नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका।